गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेरे संग की औरतें का पांचवा भाग। हमने चौथे भाग में पढ़ा था कि मिथिला गर्ग जो है वो स्कूल खोलने के लिए सीमेंट फैक्ट्री को एक आवेदन डाली। लोगों की राय मैंने पास के कैथोलिक बिशप की दरख्वास्त भी की। उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन मतलब जिसमें क्रिश्चियन ना पढ़ें या फिर गैर क्रिश्चियन के ही लिए बस हो ऐसा नहीं, तो ऐसा भी कोई स्कूल खोलने की बात की, लेकिन उस अपना इसरार जारी रखा। मतलब मेरा जो आग्रह था, निवेदन, वो जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मिथिला गर्ग कहती हैं मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता वह अगले 100 बरस तक चलेगा या नहीं। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, हमारी नहीं। उधर वो लोग भी कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने की समस्या आपकी, मेरी नहीं, इसलिए आप जो चीज़ समझें कोई बात नहीं। अब आगे बात कड़वी थी पर 100% सच भी थी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाने की समस्या हमारी थी। अब सच के आगे सिर झुकाने की हमारे बचपन की आदत थी। सच अगर है सामने तो उससे हम तर्क करते नहीं थे। अब मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा भी हुआ। अब मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग बड़े बड़े स्कूलों में उन्होंने दाखिला ले लिया। ऐसे अनेक मौके हैं जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में। मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए अपने जीवन में, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण काम था वो मेरा क्या था, लेखन, अर्थात लिखने की कला, जो शुरू से अब तक अपने जगह पर ही रहा, लिखती ही रही और नई नई तलाश करके लिखती रही, नई नई चीज़ों को अपने लेखनी में उतारते रही। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैंने अपनी छोटी बहन जिसका नाम था रेणु, उसका मुकाबला नहीं कर पाई। कहने का तात्पर्य कि वो जिस शोहरत पे पहुंची थी उतना मैं नहीं पहुंच पाई। 1950 के अंतिम दौर में, 1950 सन चल रहा था, उसके अंतिम समय में नवंबर दिसंबर में, सितंबर से दिसंबर तक एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश होगी। मतलब दिल्ली 9 इंच भर गया। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा ही पानी बरसते ही वहाँ नाले में बाढ़ आ जाती थी, पुलों के नीचे पानी भर जाता था और तमाम यातायात ठप हो जाते थे, बंद हो जाते थे। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैरने लगती थीं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई होगी। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? लेकिन सही बात है, इसका कोई अच्छा मकूल मतलब होता है अच्छा, इसका कोई अच्छा जवाब भी नहीं था किसी के पास। जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था और निश्चित है कि स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह भी बंद था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा। पानी तो था लेकिन बरस नहीं रहा था। लेकिन रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसे हमने कहा था वह बंद था। क्या स्कूल? चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया। क्यों? क्योंकि वह इतनी बरसात में, जबकि स्कूल बंद होने की स्थिति में थी, वो पैदल चलकर भी स्कूल आई थी। पर रेणु की कोई मलाल नहीं थी, रेणु को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मन में संकट नहीं था, मन में कोई बात नहीं थी। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांस का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबालब करते सुनसान शहर, निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है।
तो बच्चों ये रहा मेरे संघ की औरतें का पूरा एक्सप्लेनेशन। आप इसको फिर से एक बार देखेंगे और इससे रिलेटेड जो नीचे अभ्यास सागर है उसको आप लोग करने की कोशिश करेंगे। इसका नोट्स आपको दिया जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।